नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे आइए आपको बता दें। आज बात करेंगे खरीफ फसल में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग की और साथ ही आपको जानकारी देंगे बरसात में कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखरेख के बारे में। तो विषय आपने जान लिए हैं। दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपन कुमार खोरा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर तपन। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर टी.के. बेहरा जी। आप निदेशक हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर टी.के. बेहरा जी। नमस्कार। तो देखिए, इनसे आज हम जानकारी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम बात करते हैं, अब कृषि की अगर बात की जाए, कृषि आधुनिक हो रही है और इसमें लगातार मशीनों का या कृषि जो यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जब खरीफ फसलों की हम बात करते हैं तो वहाँ भी अलग अलग जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से डॉक्टर तपन आपको लगता है कि जो आधुनिक कृषि है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं हमारे जो कृषि यंत्र हैं, मशीनें हैं? आप लोगों को बहुत स्वागत है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मैं आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और खरीफ ऋतु लगातार बारिश के आधारित खेती में आता है और हमारे देश की लगभग 50% से 60% एरिया रेनफेड एग्रीकल्चर में आता है। उसी में बारिश के दौरान खेती होती है, उसको हम खरीफ ऋतु में माने जाते हैं। और खरीफ ऋतु में बाजरा, ज्वार से शुरू करके आपको धान, कपास और सोयाबीन, इस सब का मूल रूप से खेती होता है। इस खेती में खरीफ सीजन में एक सबसे बड़ा चैलेंज फार्मर्स को दिखाई देता है, वो है कि फसल के साथ साथ वीड्स बहुत आते हैं और वीड्स खरपतवार का समस्या बहुत बड़ा समस्या आता है। और खरपतवार को कंट्रोल करना एक क्रिटिकल लिमिट में ये फार्मर्स के लिए लाभदायक होता है। उसके बाद नहीं तो वो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है और उससे उनका जो आमदनी में कम होने लगती है। सो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए या तो आप प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस का दवाई का उपयोग करते हैं। उसमें आपको उन्नत कृषि यंत्र में से एडवांस जो आपका जैसे स्प्रेयर होता है, आजकल तो बूम स्प्रेयर भी आने लगे हैं जिसका कि लेंथ लगभग 8 मीटर से 12 मीटर तक भी हो सकता है। और उससे आपको खेत जल्दी से जल्दी बड़े एरिया आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। और जो नैपसैक स्प्रेयर भी ज़्यादातर यूज होने लगे हैं और वो तो शुरुआत से ही यूज होते हैं क्योंकि वो छोटे काश्तकार के लिए बहुत लाभदायक होता है। जी, किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक। और अलग अलग देखिए आधुनिक कृषि यंत्र जो हैं वो अब हमारे पास हैं। इनके बारे में और विस्तार से आपसे डॉक्टर तपन हम जानकारी लेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि लागत में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, सरकार भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। ये खरीफ फसलों का समय है, ऐसे में खरीफ में फसल की बुआई और कटाई के लिए कई आधुनिक कृषि यंत्र मौजूद हैं। जुताई के काम की बात करें तो इसके लिए रिवर्सिबल 2 बॉटम और 3 बॉटम के MB प्लाव हैं, जो मिट्टी की काफी अच्छी जुताई करते हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के साथ पलटते भी हैं। मिट्टी पलटने से खरपतवार नीचे दब जाते हैं और बाद में कार्बनिक खाद का काम करते हैं। मल्टीक्रॉप सीड ड्रिल से बुआई करने पर पुराने तरीके यानी बैलों से बुआई की तुलना में 10 से 15 गुना कम समय लगता है। इस सीड ड्रिल का उपयोग करने से तय मात्रा में बीज और उर्वरक ही खेतों में डाले जाते हैं और तय गहराई पर गिरते हैं। बीज निश्चित कतार और दूरी पर डाले जा सकते हैं। इन सबसे उपज तो बढ़ती ही है, इसके अलावा बीज और उर्वरक का भी सही उपयोग हो जाता है। वहीं अगर खरीफ में कटाई की बात करें तो रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर रीपर पकी होने पर फसलों को काटने में मदद करती है।
रीपर कंबाइंडर पकी होने पर फसलों को काटने और बांधने में मदद करती है। ये कम मेहनत में गेहूं, धान, तिलहनी और दलहनी फसलों की कटाई और बंडल बनाने के लिए अच्छी रहती है। वहीं कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल फसलों की कटाई, गहाई और सफाई के लिए कर सकते हैं। इस तरह आप खरीफ में आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके समय और श्रम दोनों की बचत कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से आप आधुनिक जो कृषि यंत्र हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि श्रम भी बच सकेगा। अब आइए यहाँ रुक लेते हैं डॉक्टर टी के बेहरा जी का भी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे, जब सब्जियों की हम बात करते हैं और अभी का जो समय चल रहा है बरसात का, इसमें किस तरह की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है सब्जियों को? हाँ, नमस्कार। जो बात कर रहे थे हम लोग कि आज की बात हो रही है कि जो कद्दू वर्गीय सब्जी को जो बरसात का मौसम है किसको ऐसे देखभाल कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जी। आप जानते हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं वो दोनों टाइम में ले सकते हैं, बरसात में भी ले सकते हैं और गर्मियों में भी ले सकते हैं जी। और ये एक महत्वपूर्ण सब्जी है जिसमें कि आपका जानते हैं कि उसकी आवश्यक मात्रा से विटामिन और खनिज तत्व और पर्याप्त मात्रा में आपको इसमें से बहुत सारे चीज मिल सकती है और इसके आपका खाने से बहुत स्वस्थ भी आप रह सकते हैं। उसके साथ साथ तो हमने बात करें कद्दू वर्गीय सब्जी के बारे में, जो बरसात में क्या क्या ले सकते हैं आप, खीरा, लौकी, केला, तोरी, धारीदार तोरी, कद्दू और पेठा, ये सब्जियों का आप अभी इसी समय जो है, अभी बरसात के मौसम आ रहा है तो आप इसको अभी लगा सकते हैं और उसका जो बीज हो वपन कर सकते हैं। और मैं ये खास बात आपको बताऊं कि जब बरसात में, जब अभी बहुत सारे किसान देखे होंगे कि आपका जो उत्तर भारतीय इलाका प्लेन एरियाज है उसमें अभी भी बरसात शुरू नहीं हुआ, बट बहुत सारे एरिया में जो अभी लगे हुआ कि बरसात बहुत ज़्यादा ही हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो जहाँ पे बरसात अभी नहीं हुआ है उसमें अभी लगा सकते हैं, इसकी ज़्यादा पानी जिसमें जम नहीं है फील्ड में, उसमें आप ये सब्जी, अभी कद्दू वर्गीय सब्जी लगा सकते हैं। और इसके क्या क्या देखभाल कर सकते हैं बरसात में वो आप चर्चा करेंगे। जैसे आप कैसे किस्में लेंगे, कौन सा वैरायटी लेंगे, हमारा उसके साथ साथ कौन सा खाद ले सकते हैं और क्या क्या आप बुआई का समय क्या है और कब उसको बुआई कर सकते हैं और कैसे आपको उसका देखभाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, बिल्कुल इन सभी सवालों के जवाब आपसे हम जरूर लेंगे आगे, लेकिन पहले आइए नजर ला लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, तुरई, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा और करेला आते हैं। जिन किसानों ने कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर रखी है वो इस समय फसल की देखभाल करें, क्योंकि बरसात के इस मौसम में खेतों में पानी भरने, कीट और रोग लगने की आशंका हो जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद पौधों की बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। जून में बोई गई कद्दू वर्गीय सब्जियों को मचान बनाकर सहारा दें। इसके साथ ही खेतों में से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहीं खीरा और दूसरी सब्जियों में इस समय फल छेदक कीटों के लगने का डर रहता है। कीटों से सब्जी फसल को बचाना जरूरी है। इसके लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव समय समय पर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दवाई छिड़कने के 1 सप्ताह बाद ही फलों को तोड़ें। फलों की तोड़ाई के बाद उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। खीरा और दूसरी सब्जियों की फसल में 1 से 2 बोरा यूरिया छिड़कें, इससे फल अच्छे लगेंगे। कद्दू वर्गीय फसल में जरूरत के अनुसार निराई गुड़ाई और सिंचाई भी करें। जब फल कच्चे और मुलायम हो तब बेल वाली सब्जियों जैसे खीरा, लौकी, तुरई, करेला और कद्दू की तोड़ाई करके उन्हें बाजार भेजें। किस तरीके से बेहतर ढंग से आप देखभाल कर सकते हैं हमारी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी भी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि सही समय पर सही देखभाल अगर आप करेंगे तो इनके ज़रिए अच्छा उत्पादन आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। और यहाँ सबसे पहले डॉक्टर अपन आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग जो आधुनिक यंत्र हैं वो हमने देखे, लेकिन इनमें अगर सबसे पहले हम रोपाई की हम बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनका उपयोग जो है, इस्तेमाल जो है वो रोपाई के लिए किया जा रहा है और काफ़ी फ़ायदा उनका किसानों को मिलता है? रोपाई में ज़्यादातर क्या होता है ना कि फार्मर्स
आसान तरीका होता है कि वो हाथों से छिड़क देते हैं जी। उसके बाद उसको वो थिनिंग करने लगते हैं। उसका कारण से उनको बहुत खर्चा होता है, क्योंकि सीड एक्स्ट्रा अमाउंट का सीड लगता है, और उसके साथ साथ उनको जो थिनिंग करने के लिए लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके बदले में वो जब यंत्रों से बुआई करेंगे और लाइन से बुआई करेंगे तो उससे उनका फ़ायदा ये होगा कि इस बीज की बचत होगी, और जो नेक्स्ट ऑपरेशन हो जो कॉन्सिक्वेंस ऑपरेशन से लाइक वीडिंग हो गया या स्प्रेइंग हो गया, तो वो आसान हो जाता है और उससे उनको फ़ायदा होता है, उपज में भी फ़ायदा होता है और लेबर की बचत होती है और लागत में भी बचत होती है। इस तरह के तो जैसे प्लांटर हो गया, जैसे कोई जो छोटे छोटे सीड होते हैं जिसमें न्यूमेटिक प्लांटर की इस्तेमाल होती है, जो सीड के एक सीड से दूसरे दूरी के सीड के बीच में दूरियां मेंटेन करती है, और लाइन टू लाइन तो मेंटेन करती ही है। और सीड ड्रिल होता है जो फसलों में, जैसे सोयाबीन हो गया, ये सब फसलों में जो 5 से 5 दूरी की जो नई ज़रूरत पड़ती है, तो कंटिन्यूसली बोआई के लिए हम सीड ड्रिल की भी यूज करते हैं। सीड ड्रिल के साथ साथ अभी क्या हुआ है कि अटैचमेंट आ गया है, जो स्प्रेइंग करने के लिए प्री इमर्जेंस वीडिसाइड को हर्बिसाइड को स्प्रे करने के लिए व्यवस्था लगा रहे हैं यंत्र, ताकि सोइंग के साथ साथ बुआई के साथ साथ वो खेत में प्री इमर्जेंस वीडिसाइड का हर्बिसाइड का उपयोग होने से जो उनका जो वीड का आने का कम हो जाता है। तो यानी जो बाकी कृषि कार्य हैं, देखिए वो भी आप सुगमता के साथ कर सकें, इसके लिए अलग अलग कृषि यंत्र हैं और उनका उपयोग भी किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ, हमारी जो लता वाली सब्जियाँ होती है बरसात के दिनों में, उसमें किस प्रकार से हम मचान बनाए और कितना हमारा उसका ऊंचान होना चाहिए, दूसरी चीज में कौन सी सावधानी बरते जिससे जो हमारी अच्छी पैदावार हो सके। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर टीके बेरा जी, नंदस्वरूप जी जानना चाह रहे हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी से, जो हमारी बेल वाली सब्जियां उसमें जो मचान के ज़रिए हमारे किसान खेती करते हैं, तो कितनी उसमें ऊंचाई हमें रखनी चाहिए और किस तरह की सावधानी बरत के हम अच्छी उपज या अच्छा उत्पादन जो है इनसे ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बताए हैं, बच्चन भाई ने पूछा है। आप जानते हैं कि जब बरसात में क्या होती है कि हमको बहुत सारे जो फल है जो आता है उसको आपको सड़ने के रुकने के लिए आपको माचान का व्यवस्था करना चाहिए। और उसके साथ साथ जब माचान आप करेंगे, जिसमें आप पेंडल सिस्टम में लगाएंगे, उसके फल की आकार भी बड़ा होती है और जो उपज है उससे कम से कम 50% ज़्यादा उपज आपको मिल सकता है। तो जहाँ पे आपको 200 क्विंटल आपको जो जब समतल में लगाएंगे तो आपको 200 क्विंटल मिल सकता है, लेकिन जब आप माचा में लगाएंगे उसमें 300 क्विंटल प्रति हेक्टर के जो प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो इस किसान भाई का जो बात है कि अभी बरसात में जो अभी पहले हम बताया कि पानी जमीन में नहीं रहना चाहिए, और इसके साथ साथ अभी जो बरसात की मौसम आ रही है उसमें से बहुत सारे जो आपका पादप रोग है वो भी आता है। उसके लिए आपको, जैसे आप डंपिंग आप अभी आता है, जैसे आपने अभी बोया किसान भाई है, उसमें से जिसका जो जड़ है वो गल जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए आपके जो अभी आप कार्बोक्सिन नामक दवाई जो प्रति 0.5% प्रति लीटर पानी में घोल करके उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पौधे में अच्छे से उसको घोल बना कर डाल सकते हैं, तो उसमें भी आप उसको रोग प्रतिरोध कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी आगे भी जो आएगा, अभी उसके बाद फिर आपको देखे होंगे कि हमारे पास एक और बहुत सारे जैसे कि लाल कद्दू भ्रूंग अभी आता है, क्योंकि पौधे अभी बहुत छोटा होगा, इसमें जो लाल कद्दू भ्रूंग जो कीड़ा है वो भी इसी बरसात में आती है। इसके लिए आपको देखना है कि फसल जैसे खत्म होने वाली जो सब्जी हैं उसको हटाकर नष्ट कर दें, और दूसरे जो फसल आ रहा है उसके जो आपका सब्जी अभी कद्दू वर्ग सब्जी आप आया है उसमें आप कार्बालिक नामक दवाई जो है 2 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में घोल करके उसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि अभी जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको आप देखभाल कर सकते हैं। और पानी जो मैंने बताया कि माचान की बात कर रहे हैं, तो माचान में क्या होगा, जैसे लंबा फल की वाली सब्जी है, जैसे लौकी है, तोरी है या आपकी करेला है, ये लंबे और हो जाता है और उसके आपका जो उपज भी आपका ज्यादा ले सकते हैं।
किसान। जी बिल्कुल, तो देखिए जो फल का आकार है यानी सब्जी का उत्पादन जो होगा वो बढ़ जाएगा, आपका आकार उसका बड़ा हो जाता है। और एक फ़ायदा ये भी कि जो मृदा जनित रोग हैं उनसे फसल आपकी पूरी तरीके से बच जाती है। और अगर बारिश के मौसम में सोचिए अगर पानी वहाँ ज़्यादा बढ़ जाए तब भी हमारा फल प्रभावित हो जाता है, तो मचान के ज़रिए ये सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर तपन आपसे हम जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं सीड्रिल के बारे में आपने बताया कि एक निश्चित मात्रा में जो बीज है वहाँ पर उसकी रुपाई कर दी जाती है और किस तरीके से इसका जो फ़ायदा है किसानों को मिल भी रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जिनके ज़रिए, जैसे आपने खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें बताया, तो कुछ यंत्र हैं जो हस्तचलित भी हैं, यानी हाथों से जो किसान हैं उनको चलाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ मोटर चलित भी हैं। किस तरीके से इसमें सावधानी बरतनी चाहिए किसानों को? जो भी वीडर्स है, अभी तो सेल्फ प्रोपेल्ड वीडर्स आ रहे हैं जो पावर वीडर है, और ट्रैक्टर ड्रोन भी आ रहे हैं, हाई क्लियरेंस वाला ट्रैक्टर ड्रोन वीडर्स भी आ रहे हैं, और हस्तचालित भी वीडर आ रहे हैं, और एनिमल ड्रोन भी वीडर्स आ रहे हैं। उसमें सावधानी का ये ज़रूरत है कि जब आप पौधे से पौधे की दूरी है, जो लाइन की दूरियां हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए जो भी मशीन मूव कर रहा है। और उसके बाद उसके जो भी हस्तचालित यंत्र है उसमें स्टैंडिंग पोस्चर में उनको ऑपरेशन करने से उनको जो डिस्कम्फर्ट होता है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम ये जो पूसा की व्हील हो और CII द्वारा निर्मित ट्विन व्हील हो को रिकमेंड करते हैं, ताकि उसमें स्टैंडिंग पोस्चर में काम किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एकरेज को आप कवर कर सकते हैं, और उससे आपका डिस्कम्फर्ट वाला जो है हिस्सा कम हो जाएगा और ड्रेजरी कम हो जाएगा। और जो पावर वीडर है वो छोटे से छोटे पावर की भी है, जैसे 1.5 किलोवाट से लेकर 7.5 किलोवाट तक पावर का भी आपका पावर वीडर आता है। और ट्रैक्टर ड्रोन भी वीडर्स आप आजकल मिलने लगा है, तो वो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक्टर ड्रोन और जो मैकेनिकल वीडर्स होते हैं उनको कस्टम हायरिंग में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अकेले फार्मर्स खरीद के उसको यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से नंबर ऑफ जो यूज आवर्स कम होती हैं, इसलिए किसान को नुकसान पहुंचाती है। जी, इसलिए ज़रूरी कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं उनके ज़रिए भी अब देखिए जो आधुनिक यंत्र हैं उनका इस्तेमाल हमारे किसान करते हैं, क्योंकि एक यंत्र आपने लिया और उसका उपयोग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ना सिर्फ वो धीरे धीरे जो यंत्र है वो ख़राब भी होने लगती है मशीन, बल्कि उसका उपयोग जो दूसरे किसान हैं वो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो कोशिश यही कि या तो आप समूह में खेती करें, FPO के ज़रिए खेती करें, या इसके बाद जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वहाँ से भी इन आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर टी के बेहरा जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर लौकी की पहले हम बात करें तो इसकी कौन सी अच्छी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन किया जा सकता है? हाँ जी, ये आप बताएं जो लौकी जो हमारे अभी बरसात में ले सकते हैं, जैसे आप लंबे जो लौकी जैसे पूसा नवीन है वो मार्केट में बहुत अच्छे हो सकती है। उसके साथ साथ काशी गंगा और काशी कुंडल और काशी कीर्ति, ये जो हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है, उसके साथ साथ पूसा संस्थान ने भी बहुत सारे सब्जी का जो लौकी का जो वैरायटी उपलब्ध कराया है, जिससे कि पूसा नवीन है, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, ये जो वैरायटी, उसके साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारा जो राज्य में डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके भी अपने अपनी वैरायटी होती है, किस्में होती है और हाइब्रिड भी होती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो आपकी बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी का भी बहुत सारे वैरायटीज और हाइब्रिड्स उपलब्ध भी है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा उसकी पौधा ले सकते हैं और अच्छी आप उसका आमदनी ले सकते हैं। और दूसरे क्रॉप का भी जिसे बात करें, करेला में भी है आपका, तोरी में भी बहुत सारे जो आपका वैरायटी विकसित किया गया है जी, तो इसके इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आगे लगा भी सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब इनकी जानकारी किसानों को कैसे मिल सकती है? आपके संस्थान द्वारा जो नई नई किस्में विकसित की गई हैं उनकी जानकारी किसानों को कहाँ से मिल सकती है? हाँ जी, तो देखिए हमारे जो अभी एक हमारा सीड पोर्टल है हमारे पास, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वेबसाइट के माध्यम से भी आप ऑनलाइन बीज भी खरीद सकते हैं। हमारे पास जो वैरायटी उपलब्ध है, जो किस्में उपलब्ध है, उसमें आपने अपना डेबिट कार्ड से है या आपका जो अपना कार्ड से उसको लॉगिन कर अपना ये कर लॉगिन करके फिर अपने कार्ड से भी इस्तेमाल करके फिर आपने इसका बीज पे भी ले सकते हैं। और हमारे जो संस्थान ने अभी एक पैकेट्स भी बनाया है, जैसे किचन गार्डन पैकेट्स के हम यूज करते हैं, जिसमें 10 सब्जियां
डिफरेंट सब्जियां उसमें उपलब्ध है और आप उसको भी इस्तेमाल करके अपने उसी हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और जो किसान भाई डायरेक्टली यहाँ आके ले भी सकते हैं, हमारे पास हमारे बीज जो विक्रय केंद्र भी है और पूसा संस्थान में भी है बीज विक्रय केंद्र और उनके साथ भी उसका संपर्क। बिल्कुल, तो अलग अलग माध्यम है अब किसानों के पास जिनका चयन वो कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला भी जारी है, उनके सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कृषि में जो आधुनिक यंत्र हैं उनका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, बढ़ावा इसको दिया जा रहा है, और साथ ही जो हमारी खरीफ की कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनकी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। पुकाराम जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। पुकाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो पुकाराम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कोशिश कर रहे हैं इनकी जो आवाज़ है वो हम तक पहुंच सके, लेकिन फिलहाल इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से देखिए लगातार जो किसान हैं वो अब आधुनिक कृषि यंत्रों की तरफ भी उनका रुझान जाहिर तौर पर नज़र आने लगा है। और इसी कड़ी में अगर यहाँ रकतबन हम जो किसान ड्रोन की भी अगर बात करें, क्योंकि अलग अलग स्तर पर इसका इस्तेमाल अब किया जाने लगा है, हरी झंडी इसको अब दे दी गई है, ना सिर्फ पहले जो फसल का नुकसान होता था उसके आकलन के लिए, बल्कि अब चाहे हम कीटनाशी के इस्तेमाल की बात करें या दूसरे प्रयोग हैं वो उसके ज़रिए हो पाएंगे। अभी सरकार का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है किसान ड्रोन में गवर्नमेंट ने सब केबीके और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और जो जितने भी संस्थान गवर्नमेंट संस्थान और टेस्टिंग सेंटर्स है उनको मुफ्त में ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए दे रही है, और ताकि उसको डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स के पास उसको दिखा सकें, उसको टेक्नोलॉजी के यूज कर इस्तेमाल और उसका फ़ायदे के बारे में उनको जानकारी दे सकें। और जो FPO और जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी उनसे कुछ 40 से 50% सब्सिडी में उनको ड्रोन खरीद सकते हैं और वो भी फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये हो गया कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का कवरेज कर सकते हैं और जो कीटनाशक दवा उसको छिड़काव कर सकते हैं और आपका टाइम की बचत हो जाएगी और समय के बचत के साथ लागत भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए जो लागत है वो हमारी लगातार इसके ज़रिए कम हो सकेगी, क्योंकि अब एक सुनिश्चित स्थान पर ही जहां हमें छिड़काव करना है वहां हम कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे खेत में जो रसायन है उसका छिड़काव करें या कीटनाशी का आप छिड़काव करें। साथ ही यहाँ डॉक्टर TK बेहरा जी, एक सवाल हमारे पास है किसान कॉल सेंटर पर हमारे जो दर्शक हैं अपने सवाल दर्ज कराते हैं। उत्तर प्रदेश से जगदीश जी का ये सवाल है कि लौकी में पीलापन आ रहा है, क्या किया जाए जिससे आने वाले समय में जो दूसरी फसल जब वो लेंगे तो उसमें इस तरह की समस्या ना हो? देखिए, लौकी में पीलापन तो जब आप पौधे बड़े हो जाते हैं और फिर ओल्ड हो जाते हैं तो उसमें पीलापन आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे जो रोग है उसमें भी, जैसे डाउनी मिल्ड्यू है
तो डाउनी मिल्ड्यू भी इसमें हो सकती है, तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें डाउनी मिल्ड्यू है, कौन सा रोग है, उसके क्या उपचार करा जाए, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। जैसे पीला पड़ने की जो बात कर रहे हैं आपने, जैसे अभी डाउनी मिल्ड्यू हो जाए, कभी आपको देख रहे होंगे कि कभी वो पूरा पीले पत्ते पूरे पीले हो जाएंगे और उसमें साथ साथ धब्बे, जो ब्राउन कलर की धब्बे भी दिखाई जाएगा और पूरे जो पत्ते जो वो सूख जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो रेडोमिल नामक दवाई है उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके प्रति 10 से 15 दिन का अंतराल में उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। और कुछ समय देखा जाता है कि जब आप कभी अचानक जो है जो जड़ है उसमें सड़ जाता है और पूरे जो प्लांट है, पौधे हैं, वो सब मर जाते हैं। तो उसमें आपने देख सकते हैं कि कभी कभी जो जड़ गलन हो सकती है, जिसमें डैम्पिंग अप हो या आपके फुजारियम हो, इसमें जो राइजोक्टेनिया हो, ये भी कभी कभी आ जाता है। जैसे बरसात का मौसम में ये ज़्यादातर दिखाया जाता है, इसलिए उसमें ड्रेंचिंग किया जाता है। जैसे बेबिस्टिन दवाई जो है आपका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके उसको भी आप कर सकते हैं। और एक जो आप बताएं कि मोजाइक जो आ रहा है, जो वायरल डिजीज अभी भी आ सकता है, तो उसमें जो आपका जानते होंगे कि बहुत सारे कीड़े भी आते हैं, जिसमें कि वो फल मक्खी भी आते हैं, और उसके साथ साथ जो आपका वैरायटीज है, जिसमें आपका सफ़ेद मक्खी नामक एक आता है, वो वायरल डिजीज को आगे ले जाता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए आपको जो है बीज जो आप स्प्रे करना चाहिए, उसमें से कम आप प्रति लीटर कार्बारिल जो है प्रति 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो जो आप बताए कि पीले पत्ते के बहुत सारे कारण हैं, उस कारण को देखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि किस कारण से हुआ है। इधर आपको देख लेना है कि आपको उसमें वायरस हुआ है या उसमें कोई और फफूंदे लगे हुए हैं, इसके हिसाब से आपको देखभाल करके फिर उसका बीज को इस्तेमाल करना चाहिए। जी, यानी पहले जो असल कारण है उसका पता हमारे जो किसान हैं उनको लगाना होगा, और इसके लिए ज़रूरी यही कि आप उन लक्षणों को देखें, लगातार खेत की निगरानी भी करते रहें, और आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर तमन, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि ना सिर्फ जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया, बल्कि जब आधुनिक यंत्रों की बात कही जाती है तो कई यंत्र ऐसे होते हैं जिनको एक शायद जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी संख्या हमारे देश में ज़्यादा है, तो वो उसको नहीं ले सकते हैं, और क्योंकि लागत उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि वो कस्टम हायरिंग सेंटर का रुख कर सकता है। हाँ, ज़्यादातर हमारा मशीन जो है ट्रैक्टर ड्रोन इक्विपमेंट्स है, वो कॉस्टली होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जैसे हमारा ये अभी खरीफ सीजन में हम धान की ट्रांसप्लांटिंग रुपाई कर रहे हैं जी, वो उसका दाम लगभग 2.5 लाख से 3 लाख से ज़्यादा ही होता है। तो उसको एक इंडिविजुअल फार्मर्स खरीद के इस्तेमाल करना बहुत लाभदायक नहीं होता है, इसीलिए वो उनको कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से चलाएंगे तो वो लाभदायक होगा, और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बेनिफिटेड होंगे। जैसे सबसे बड़ा कठिनाई पैडी ट्रांसप्लांटर में या रुपाई यंत्र में ये है कि मैट टाइप नर्सरी की तैयारी करना पड़ता है। उसमें मैट टाइप नर्सरी का तैयारी करने के लिए आप आजकल और मैट टाइप नर्सरी बनाने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मार्केट में अभी अवेलेबल है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग बेसिस पे ही करने से उनको आपको लाभदायक होगा, और इंडिविजुअल फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा जब खेत कवर करेंगे तभी जाके उसका इंडिविजुअल जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, पर एकड़ कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा वो, और बहुत एंटरप्रेन्योर के लिए भी फ़ायदा होगा और जो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा। जी, और ख़ासतौर से जो एंटरप्रेन्योर का आपने क्योंकि यहाँ जिक्र किया, और आज के समय में हम देखते हैं कि जो नवाचार है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इनोवेशन है उसको भी, तो क्या लगता है कि जो आधुनिक यंत्रों के जिनके प्रयोग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ देने वाले नवा युवा हैं उनकी भी रही है, और ख़ासतौर से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अब एक अहम भूमिका में नज़र आते हैं, जो कि जल्द से जल्द किसानों के बीच भी पहुँचते हैं। हाँ, आजकल जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब का इस्तेमाल से, और जो नए छोटे छोटे ऐप डेवलप कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो खेत में जो मशीन का इस्तेमाल है उसका ज़रूर मतलब सही से आकलन कर पा रहा है, कस्टम हायरिंग करने वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, और जो उसका उपयोग कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे तो मान लीजिए ट्रैक्टर में एक आपका
सेंसर बेस्ड हो गया, तो उसमें क्या होता है कितना डेप्थ में ऑपरेशन कर रहा है, कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ है। पहले क्या होता था कि ट्रैक्टर चलित में थोड़ा सा गहराई में कर जोत के ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि एकरेज के वाइज जो कस्टम हायरिंग चार्जेस लेते थे उससे फार्मर्स को नुकसान पहुंचता था। लेकिन अभी सेंसर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कितना डेप्थ तक वो ऑपरेटर हुआ है और कितना उसका एनर्जी कंज्यूमशन हुआ। उसी के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उसका खर्चा होगा और कितना उसको कस्टम हायरिंग चार्जेस लेना चाहिए। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर जी, अनुदान चाहिए यंत्रों, कृषि यंत्रों पर। आप जानकारी लेना चाह रहे हैं किस तरह का अनुदान है जो कृषि यंत्रों पे दिया जाता है? हाँ, चलिए बिल्कुल, क्या जानकारी डॉक्टर तपन यहाँ देना चाहेंगे? आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे हर स्टेट में कुछ यंत्रों का सिलेक्शन है, वो जो उपयोग होता है उसको हम सब्सिडी में रखते हैं। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी के बारे में तय है कि उसको 50% से 50% सब्सिडी दिया जाता है। लेकिन अदर मशीनरीज जो स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट गवर्नमेंट वो सेलेक्ट करके रखी है कि ये इस्तेमाल करने से उनको फार्मर्स को फ़ायदा है, या उनकी जो नीड बेस्ड क्रॉप है वहाँ उस एरिया में जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके आधार पर वो डिसाइड किया है कि ये मशीन को हमने सब्सिडी में रखेंगे। इसीलिए वो अपना स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी से मिले और उस वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, या केवीके के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। जी, तो देखिए कृषि जो राज्य का भी विषय है, इसलिए अलग अलग योजनाएं जो हैं वो राज्य स्तर पर भी चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हम देखते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे अलग अलग जो केंद्र हैं वो खोले गए हैं। करीब करीब हर एक ज़िले में ये सुविधा जो है किसानों को मिल रही है, और इसके साथ ही जो आपके राज्य स्तर पर भी कई योजनाएं चल रही हैं जिसके जरिए आपको सब्सिडी यानी जो अनुदान है वो अलग अलग कृषि यंत्रों पर मिल सकता है। तो आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं खरीफ फसलों में किस तरीके से आप आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मौसम में आप किस तरीके से जो हमारी बेल वाली सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ राजस्थान के सीकर से एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
कन्हैयालाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, फिलहाल इनकी जो आवाज़ है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों से। लगातार कोशिश हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शक हैं अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो यहाँ पर किया जा सके। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर टीके बेहरा जी का भी। डॉक्टर टीके बेहरा, जानना चाहेंगे आपसे, हमारी जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं, क्योंकि अधिकतर सब्जियाँ जो हैं उनमें काफ़ी औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इनमें अगर किस तरह की बीमारी होती है तो क्या जो किसान हैं वो रसायन का इस्तेमाल जो है आखिरी विकल्प पर करें? हाँ जी, ये बहुत आप उचित जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं। अब जानते हैं कि अभी हम जो सब्जियों के आप खा रहे हैं तो बहुत सारे हम अभी बात करें सेफ वेजिटेबल आप कैसे खाएंगे। जो सब्जियों तो हमने उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने जितना छिड़काव कर रहे हैं, जितने हमने केमिकल्स या दवाई छिड़काव कर रहे हैं, उसमें जो अवशिष्ट रह जाता है तो उसको भी हम खा रहे हैं। तो उसमें से आजकल आप देख रहे हैं कि देश में बहुत सारे कैंसर, बहुत सारे अदर्स जो डायबिटीज़ ये सब हो रहा है। तो इसमें इस्तेमाल जो कर रहे हैं सब्जियां और हमारे जो खाने पाने में जो हम यूज करते हैं, इसको भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो आपने रासायनिक जो आपने प्रयोग करते हैं, जो केमिकल्स प्रयोग करते हैं, उसमें जो अपशिष्ट रह जाता है तो उसको आप रहेंगे तो आपका शरीर में जो बहुत हानिकारक हो सकती है। इसके लिए आपको देखना है कि कब कौन सा रोग है आया हुआ है या कौन सा कीड़ा आया हुआ है, इसके इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे किसान भाई जैसे बैंगन उगा रहे हैं, जो बरसात में भी करते हैं और कद्दू वर्गीय सब्जी में करते हैं, उसमें से फल मक्खी नामक दवाई आता है, तो उसमें अंधाधुंध जो है उनमें उसमें प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारे दवाई। एक दवाई, क्योंकि ये जो फल मक्खी है अंदर चला जाता है एक बार, तो वो उसको फिर आप नई केमिकल से दवाई से मार नहीं सकते हैं। जी डॉक्टर टीके बेहरा, इसका समाधान जो है आपसे हम यहाँ जरूर लेंगे। फिलहाल एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, कन्हैयालाल जी वापस जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, आधुनिक कृषि यंत्र जो है उसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है। जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? जो पशुओं के लिए हरा चारा, रिजका और ये जो घास की जो खेत में से सीधी कटाई और इसका जो कुत्तर जो है, कुत्तर भी ट्रॉली में डालकर लाई जा सके खेत से ही, जी जो ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ माउंटेड होता है ना, वो वाला ब्लोवर वाला जो रेपर होता है जी, वो एक आपके प्रोग्राम में दिखाया भी गया था, लेकिन उसकी कहाँ मिलेगा और क्या उसकी परचेज है और क्या सब सब्सिडी है, ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। चलिए, बिल्कुल सीकर राजस्थान से जुड़े हैं और जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं डॉक्टर तपन, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से जानकारी मिल सकती है, क्योंकि वो जो है कि जी टोटल अटैचमेंट के साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और उसके साथ माउंटेड जो ब्लोवर, चेकर ब्लोवर जो साथ होता है जी, वो खेत में सीधा हरा चारा, रजका, पशुओं का जो हरा चारा, उसका कुत्तर सीधा ट्रॉली में डालकर लाया जा सके। चलो, बिल्कुल रिजका की ये खेती करते हैं और पशु चारे में जिसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी कटाई भी हो जाए, बाइंडिंग भी अच्छे से हो सके, और जो साथ में ट्रैक्टर के साथ ही, ट्रॉली के साथ ही जब इसको जोड़ा जाता है तो कहाँ से जो यंत्र है ये इनको प्राप्त हो सकता है डॉक्टर तपन? ये ट्रैक्टर जो बोल रहे हैं, ट्रैक्टर ड्रोन श्रेडर है। ये ट्रैक्टर माउंटेड होता है, उसके बाद इसमें पीटीओ पावर से उसको जो रोटरी यूनिट है ना उसको ड्राइव करते हैं। वो जो ग्रीन फोल्डर को काटता है और चाप करके उसको ब्लोअर के माध्यम से उसको ट्रॉली की तरफ फेंकता है जी। और ये जो यंत्र है ये कमर्शियली अवेलेबल है और इसको आप जो लोकल जो कृषि निर्देशक है ना वहाँ मिल लीजिएगा, और या तो आप अपने पास में जो केवीके सेंटर है वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। और वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अभी इंडिया में अवेलेबल है और वो यूज़ में इस्तेमाल में है, तो उसको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो निकटतम देखिए जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। अगर आपके निकट में जो कस्टम हायरिंग केंद्र है तो वहाँ से भी जो ये जिस यंत्र की आप जिसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, जिसके बारे में ये आपको वहाँ से प्राप्त हो सकता है। जानकारी थोड़ी सी आपको और यहाँ पर लेनी होगी अपने निकटतम जो कृषि अधिकारी हैं उनसे भी। साथ ही यहाँ डॉक्टर टीके बेहरा जी आप बता रहे थे हमें किस तरीके से जो एक प्रबंधन है वो काफ़ी बेहतर माना जाता है, और ऐसे में किसानों को अगर फल मक्खी की समस्या आती है तब उनको क्या करना चाहिए?
तो ये जो हमने अभी जो आपको बात कर रहे थे, फलमक्खी जो है एक छोटी सी कीड़ा है जो कि अंदर एक बार जब छोटे फल आता है उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद फिर आप कोई भी दवाई आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि जो फल में आपको पहले देखना पड़ेगा, जो खेत में आपका निराई गुड़ाई ठीक से होना चाहिए, जिसमें कि इसके जो फल जहाँ फलमक्खी जहाँ पे अंडे देते हैं उसको ठीक ठाक उसको निराई गुड़ाई करेंगे या गर्मी में दिनों में उसको निराई गुड़ाई करेंगे तो वो फल जो है वो उसके अंडे जो खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे आपको कोई फल सड़ गया है उसको तुड़ाई करके उसको लेके फिर आप उसको गड्ढे में उसको डाल दीजिए और उसको वहां से खेत से अलग कर लीजिए। और कभी कभी क्या होता है जब ज्यादा उसमें फल मक्खी हो जाते हैं तो आपने जो मैलाथियन दवाई है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या गुड़ के जो पानी है गुड़ का पानी में उसको मिला के जो बैट बना के छोटे छोटे आप पात्र में छोटे छोटे मिट्टी का जो बर्तन है उसमें रख के फिर इसको आप पूरे हेक्टर्स की जितने एरिया आप अपने बेल वाली सब्जी लगाए उसके साथ रख लीजिए। तो जो फल मक्खी जब उसके जो एडल्ट है वो जब आएगा फिर खा के वहीं पे मर जाता है। तो आगे इसका फिर आगे वंशवृद्धि नहीं होती। जी, साथ ही डॉक्टर टीके बेहरा जी एक सवाल है हमारे पास मध्य प्रदेश से किसान कॉल सेंटर पर किसान ने अपना सवाल दर्ज कराया है, नवदीप कुमार जी ने। इनका सवाल है कि हमने कद्दू लगा रखा है लेकिन जो फल है वो गलने लगा है, क्या इसका समाधान किया जाए? हाँ, ये जो मैं बता रहा है कि अभी आपको जो बरसात का अभी मौसम है इसमें फल गलन है वो जरूर हो जाता है उसमें, क्योंकि पानी जब या आपने जमीन पे लगाए होंगे तो मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी में बहुत सारे आपका फफूंदे हैं, बहुत सारे आदर्श जो रोग है उसके जीवाणु रहती हैं तो उसमें से आपका गलन हो जाता है। तो आपको ये देखभाल करना पड़ेगा कि जब फल आपका मिट्टी में है उसके नीचे आपको कुछ आपके जो स्ट्रॉ है या कोई आवश्यक अनावश्यक चीज़ें घास है वो सब उसमें नीचे से आप लगा सकते हैं जिससे कि वो फल जो है डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट ना आए। उसके साथ साथ हमने देखा आपको बताया गया कि कभी कभी आपने बहुत सारे जो ये है आपका पौधे हैं उसमें भी ये सब फल जड़ गलन भी हो सकता है तो उसमें आपको स्प्रे हो सकता है। लेकिन फल जब होता है उसमें नीचे से आप कुछ लगाएंगे तो वो गलन नहीं होता। और दूसरे गलन होती है जब उसमें कीड़े, जैसे मैंने फल मक्खी की बात कर रहा था, तो फल मक्खी जब अंदर चला जाता है वो अंदर जो है अपना खा के और फिर उस फल का अंदर ही उसमें गलन शुरू कर देता है, क्योंकि उसके साथ साथ जो फंगस घुस जाता है और फल गलन हो जाता है। तो इसके लिए उस फल को आप तोड़ के फिर बाहर फेंक देना चाहिए, ना कि उसमें जमीन में रखना चाहिए। जी, और डॉक्टर टीके बेहरा जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हरदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं हरदीप जी? क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, हमने सोयाबीन जो बोई थी 2 बार बोनी करी उसकी और वो उगी नहीं सर। जी, कौन सी फसल आपने ली थी? उसमें जल्दी वाली फसल लेना चाहते हैं, उड़द है, मूंग है, ये या फिर कोई सब्जी है, तो ये कब तक आ जाएगी? हमारी सोयाबीन के साथ आ जाएगी तो उसके साथ हम कटिंग कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर टीके बेहरा जी, हरदीप जी जानना चाह रहे हैं क्या सोयाबीन की जो फसल है उसके साथ कोई इस तरह का विकल्प के तौर पर कौन सी सब्जी का चयन ये कर सकते हैं? अच्छा, अभी जो आप कह रहे हैं सब्जी सोयाबीन लगा हुआ है लेकिन वो कह रहे जम नहीं हुआ है। मैं जो क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि जमा नहीं है तो अभी तो बहुत सारे सब्जी लगा सकते हैं आप, जैसे बैंगन लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, आपकी ये कद्दू वर्गीय सब्जी भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी जो किसान भाई अपने बीज लगाया है या कोई शुरू से अपना नर्सरी तैयार किया होगा टमाटर का या किसी मिर्च का या बैंगन का, वो अभी भी लगा सकते हैं, जिसको से इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो सब्जियों जो बरसात की सब्जी पर्टिकुलरली ये कद्दू वर्गीय सब्जी आप उसको इस्तेमाल और वो जो इसका बीज आपको बो के आप इसमें भी क्रॉप ले सकते हैं। तो ये अभी तक सोयाबीन जो नहीं होगा तो इसको आप सब्जी ले सकते हैं, अभी जरूर ले सकते हैं। जी, चलिए, बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर तपन आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल की बात की जाती है तो इसके लिए प्रशिक्षण भी काफ़ी अहम हो जाता है। तो ये कितना ज़रूरी कि पहले जो किसान है ज़ाहिर तौर पर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रशिक्षण है उनको कहाँ से मिल सकता है, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी राहुल जी, नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं?
कद्दू वर्गीय में हमने कद्दू लौकी गिलकी लगाया है जी। तो इसमें कद्दू के पत्तों पर सफेद सफेद धब्बे आ रहे हैं। पत्तों पे धब्बे नजर आ रहे हैं? हाँ, सफेद धब्बे जी। चलिए बिल्कुल जी डॉक्टर बेहरा जी। हाँ, जब मैं सुन लिया तो इसमें जो है आपकी जो चूर्णित असिता है, जैसे पाउडर मिल्ड्यू नामक ये जो आ रहा है धब्बे आप बता रहे हैं, मेरे को जो लग रहा है कि ये सफ़ेद कवक जाल जो पाउडर ऊपर लग जाता है, पहले नीचे हो जाता है फिर उसमें ऊपर भी होती है, तो उसके पूरे जो पत्ते हैं सफ़ेद दिखाई देता है। तो उसमें आप अभी जो आपको लग गया है, आपको देखे होंगे, तो उसमें जब लक्षण स्टार्ट हुआ है अभी इसमें आप कैसे कराथन नामक दवाई जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें 0.06% कराथन या सफ्लेक्स जो है 0.2% उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे जो है आप लगातार 10 के 15 दिन के अंतराल में भी उसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं स्प्रे करना चाहिए। और उसमें कम इस्तेमाल से आप 15 दिन कम से कम व्यवधान दीजिए, जिससे ये पाउडर मिल्ड्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए समस्या जो है वो खत्म हो सकती है। और साथ ही यहाँ डॉक्टर मैं आपसे हम जानकारी ले रहे थे किस तरीके से जो प्रशिक्षण है वो अहम हो जाता है। जब भी किसी यंत्र की हम बात करते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इसके लिए क्या कुछ किया जाता है? हाँ, जो भी यंत्र आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रख रखाव और उसके इस्तेमाल के बारे में और उसके यंत्र के बारे में जानकारी के अलावा उसको चलाने का विधि भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए आप उसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है। तो जो भी हमारे 4 फार्माकोफार्मेसी टेस्टिंग सेंटर्स हैं, जैसे नॉर्थ रीजन फार्मेसी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार है, या सदर्न रीजन फार्मेसी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अनंतपुर है, या ईस्टर्न रीजन फार्मेसी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विश्वनाथ चरियाली, और एक सेंट्रल रीजन फार्मेसी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुधनी। इसमें उनके पोर्टल में हमेशा साल भर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती रहती है, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 3 महीने का, और ये सब मुफ्त उनको देते हैं, फार्मेसी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, निःशुल्क रूप से देते हैं, ताकि वो लोग उनका जानकारी ले सकें और उससे उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी स्किल का ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। जी बिल्कुल। देखिए लगातार जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी हम अभी स्कूल ड्रॉप बच्चे हैं या जो कृषि के बारे में, यंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, उसके बारे वो भी ट्रेनिंग देते हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी कृषि कौशल विकास के जरिए जो प्रशिक्षण हैं वो लगातार आयोजित किए जाते हैं। इसकी भी जानकारी जो है वो किसान हैं या युवा हैं वो ले सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से खरीफ की फसलों में आप आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही जो किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह की देखभाल आपको करनी होगी अच्छे उत्पादन के लिए। यहाँ डॉक्टर टी के बेहरा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो अच्छा उत्पादन है वो हमें मिल सकता है या हमारी सब्जियाँ जो हैं वो रोग मुक्त रह सकती हैं, लेकिन इसमें अगर हम एकीकृत कृषि प्रणाली की बात करते हैं, क्योंकि अब जो किसान है चाहते हैं कि आमदनी उनको साल भर मिलती रहे, तो क्या ये संभव है कि अलग अलग सब्जियों की खेती वो एक साथ अगर कर सकें? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये फसल चक्र में आप पूरे सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सब्जी जो है बहुत जो कम समय में और पर यूनिट जो इसकी प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा है। ये कम से कम 6 से 7 गुना है जब आप अपने जो व्हीट और जो पेडी लगाते हैं या अपने गेहूं और धान लगाते हैं, उससे भी आपको 6 गुना फसल का आमदनी आप ले सकते हैं जी। उसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपके हमारे जो 3 मौसम है, जैसे आपका बरसात का हो या आपका ठंड का हो ये और गर्मी का मौसम, तीनों मौसम में बहुत सारे सब्जी लगते हैं। जो अभी जो आपने पोषणता की बात कर रहे हैं और देश में पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है उसकी जो बात कर रहे हैं, तो सब्जी सबसे प्रमुख है। उसके लिए आपको जो फार्मर्स हैं या कोई भी आप लगा सकते हैं उसको, और साल भर इसकी सब्जी का आपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं और उसका उत्पादन भी ले सकते हैं। उत्पादन के साथ साथ उसमें घर में खाइए और जो भी बचता है उसको आपको बाजार में भी ले सकते हैं। तो इसकी जो हमने बताया कि गर्मियों का फसल है तो उसमें भी आपने अपना इनकम ले सकते हैं। तो पूरी फसल चक्र में आपने सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए ऐसे साल भर आप फसल चक्र में इसको ले सकते हैं। लेकिन साथ ही डॉक्टर टी के बेहरा जी, क्योंकि जो सब्जियां हैं क्या इस तरह की भी नई अब किस्में आ चुकी हैं, जैसा आपने बताया कि कहीं अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है या कहीं पर पानी की कमी है, सूखे जैसी स्थिति है, तो उसमें इस तरह की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी सब्जियों में रहे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात करें। अभी जो हमने बात करें ग्राफ्टिंग, एक टेक्नोलॉजी आ चुका है जिससे आपने कलमी करते हैं, जैसे हम आम के पौधे को कलमी करते हैं, तो अभी सब्जियों में भी ये प्रथा आ चुका है। जैसे आपने चीन है, ब्राजील है, ये प्रथा बहुत अच्छी चल रही है जिसमें कि 80 से 90% जो है सब्जी उसमें कलमी करते हैं। जैसे आपका जो जड़ है वो दूसरे जो आपका वाइल्ड स्पीसीज है उसकी लेते हैं और जो ऊपर के भाग है उसके आपने अपना सब्जी का ले सकते हैं। अभी हम बताएं कि जैसे हमने बैंगन का जड़ के ऊपर टमाटर भी खेती कर सकते हैं और टमाटर की वैरायटी जो उन्नत किस्म है उसकी भी आप कलमी कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होगा, जैसे कुछ जो जड़ है और कुछ जो उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, और ये रूट्स जो है, जो आप जड़ है, ये आपका जो ड्राउट कंडीशन में जहाँ पे पानी कम है उसके लिए भी इसका रोधक होती है और प्रतिरोधक होती है। उसके साथ साथ जो ज्यादा बरसात होता है उसमें भी ये प्रतिरोधक क्षमता उसकी रहती है, वो जड़ की। तो जड़ की जब क्षमता होती है, जो ऊपर वाले पोर्शन जो आपने अपना वैरायटी लिए हैं उस वैरायटी को भी वो प्रतिरोधक शक्ति उसको देती है और उसमें अच्छे जैसे आपको फल लेना है ये आप ले सकते हैं। तो ये आपका और ये आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत किसान भाई ये देखना पड़ेगा, आपका जो जमीन है वो समतल रहना चाहिए और ड्रेनेज फैसिलिटी सबसे अच्छी होना चाहिए इसी बरसात के मौसम में। चलिए, बिल्कुल जल की निकासी का जो प्रबंध है देखिए वो ज़रूर आपको करके रखना होगा जिससे आपका जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो। फिलहाल यहाँ डॉक्टर के बेहरा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ जानकारी दे रहे थे डॉक्टर टी के बेहरा जी सब्जियों के बारे में, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कैसे आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर तपन, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि लगातार जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह की सावधानी उनको इसमें रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कई तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो भी सामने आती हैं। हाँ, अब मेनली जब आप स्प्रेयर यूज कर रहे हैं
स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टिव डिवाइस बनना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपका इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो बूंदे हैं वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम में घुस जाता है और वो कभी कभी फैटल भी होता है, मतलब हानिजनक होता है जी। और इसके लिए आपको जो प्रोटेक्टिव गियर्स भी हैं, जैसे हो गया आपका मास्क हो गया या गगल्स हो गए या प्रोटेक्टिव ग्लव्स हो गए और वो अप्रोन हो गया, वो सब पहनना ज़रूरी है। आप लोगों को फार्मर्स लोगों को थोड़ा सा क्लाइमेट की वजह से थोड़ा सा अनईजी फील होता है, लेकिन वो ज़रूरी है जिससे कि उसका नुकसान ना हो, शरीर को नुकसान ना हो। बिल्कुल, यानी हानिकारक रसायन है उसको वो सांस के द्वारा आपके शरीर में न जाए, इसके लिए कई तरह की सावधानी हमें रखनी होगी, जिसके बारे में अभी यहाँ डॉक्टर तपन ने भी जानकारी दी। फिर चाहे हम जो ग्लव्स की बात करें, यानी किस तरीके से आप दस्ताने ऐसे पहन सकते हैं, या जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से टाइट आपके हों, ढीले वो ना रखें, जिससे किसी भी तरह का जो हादसा या नुकसान है वो इन आधुनिक कृषि यंत्रों के जरिए आपको ना हो सके। जो भी पेस्टिसाइड वो लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद उसको सेफ डिस्पोजल करें जी, ताकि उसको इधर उधर ना फेंकें। तो जो एनवायरमेंटल सिस्टम में आ जाता है उससे क्या है, हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है, कभी कभी एनिमल भी खा लेते हैं, तो इस नुकसान से भी हमें बचाना होगा। उसको एक गड्ढा बना दें और उसको सेफ डिस्पोजल मतलब उसको गाड़ दें, ताकि उसके में कोई उस एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इन बातों का ख्याल हमारे किसानों को यहाँ रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर तपन कुमार जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जाना आज आप सभी ने किस तरीके से आप आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सावधानी आपको यहाँ ज़रूर बरतनी होगी। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा, यानी सोमवार को जब आपको जानकारी देंगे, विषय रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और बात होगी अनार की मृग बहार समस्या और समाधान की। साथ ही आपको बता दें, आप अपना कोई सवाल या सुझाव है वो हम तक पहुंचा सकते हैं इस मेल आईडी पर hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद है, नंबर याद नहीं है तो एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां हेलो किसान के साथ साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।